चलो, so good morning all of you. Welcome to lecture number 28 of CA Intermediate Regular Batch of Advanced Accounting. मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं आज चैप्टर नंबर 3 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। दोस्तों लेक्चर नंबर 27 का लास्ट लेक्चर का होमवर्क था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। चेक करें सभी जने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेट्स चेक योर होमवर्क्स ऑल ऑफ यू। सो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर मैं यहां पर लिखता हूं होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 27 और आप लोग पेज नंबर लिखेंगे अपने रजिस्टर का। इंडेक्स को रेगुलरली मेंटेन करते चलिए। प्रिया जी गुड मॉर्निंग। अब इस चैप्टर में नया कुछ नहीं बचा है सिवाय एक छोटे से कंसेप्ट के, वो है कंसेप्ट ऑफ शेयर सरेंडर। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 8, पार्थ लिमिटेड लेड डाउन द फॉलोइंग टर्म्स अपॉन द सैंक्शन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन प्लान बाय द कोर्ट। ठीक है, शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज अ पार्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस considering that balance in general reserve is utilized to write off the losses as per reconstruction scheme। ठीक है, एक एक कर कर पढ़ते हैं और उसकी एंट्रीज पास करते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर विच स्टूड एट द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 1,50,000 टू बी रिटर्न डाउन टू 95,000। 1,50,000 से वैल्यू 95,000 हो रही है, मतलब 55,000 रुपीज से वैल्यू कम हो रही है। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिक्सचर 55,000। कंबाइंड जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं फॉर ऑल द एसेट्स हुज वैल्यू इज डिक्रीजिंग। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस व्हिच वाज वैल्यूड एट 7 लाख शोड एन एप्रिसिएशन ऑफ 55,000। तो इसकी दूसरी एंट्री पास करनी होगी, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट। चेक ऑल ऑफ यू। एंट्री नंबर 2, plant and machinery showed a fall in value of 89,000 to be recorded in the books. So reconstruction account debit to plant and machinery account credit. Okay. Investments at rupees 2 lakh was bought down to the existing market value of 1,05,000। 95,000 से investments की value भी कम हो रही है, तो टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट और टोटल डेबिट होता है रिकंस्ट्रक्शन में। चेक कीजिएगा। Adjustment number 2 over debenture holders accepted to receive the following in lieu of their present 9% debentures of 2,50,000। तो डिबेंचर्स को करेंगे डेबिट, 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,50,000। उसके बदले क्या ले रहे हैं? 1/5 ऑफ द टोटल टू बी पेड इन कैश टू देम। तो 1/5 मतलब 20%, मतलब 50,000 रुपीज उनको कैश में पे करना होगा। तो टू बैंक अकाउंट टू टेक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट रुपीज 72,000। to land and building 72,000, to forego the remaining amount, and whatever is the remaining amount 1,28,000 it will be transferred to reconstruction account. Check all of you. This is done. Write off the P&L debit balance of 70,000 which has been accumulated over the years. तो reconstruction account debit to P&L account। सर एक बात बताइए, क्या मैं ये वाली एंट्री को इस वाली एंट्री में मर्ज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, किसी ने मना नहीं किया, हमने पहले भी किया है। ठीक है सर। और लास्ट में आपसे कहा है इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 1,50,000 कैन बी यूटिलाइज टू राइट ऑफ द लॉसेस अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। अब इसका मतलब क्या? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन में लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है मतलब हमारे एसेट्स की वैल्यू ज्यादा कम हुई है एज कम्पेयर टू अवर लाइबिलिटीज। तो ये जो 1,26,000 का लॉस है, ये लॉस को हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व से फाइनेंस करेंगे, मतलब हम हमारे रिजर्व्स के क्रेडिट बैलेंस को यूज करेंगे टू पे ऑफ दीज लॉसेस। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन 1,26,000। ये आंसर आया क्या सभी का? 1,26,000 की फिगर आई क्या सभी की? चेक कीजिएगा। हैव यू गॉट दिस फिगर 1,26,000? चेक ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। कितना टाइम लगा ये क्वेश्चन करने में? आई थिंक मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स में हो जाना चाहिए था। बाकी आप बताइए कितना समय लगा है? 6 मिनट्स, 5 मिनट्स? वेरी गुड। 4 मिनट्स, 7 to 8 मिनट्स। रौनक, वेरी गुड रौनक, वेरी गुड जीनल, वेरी गुड लिश, वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड। Question number 9 was again a very small question and easy question. The following scheme of reconstruction has been approved for Win Limited. Okay, you are required to drop the necessary journal entries in the books of Win Limited for the above reconstruction. Suitable narrations
two journal entries should form part of your answer. Shareholders to receive in lieu of their present holding of 1 lakh shares of 10 rupees each the following. तो 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 10 लाख रुपीज से, चेक करिएगा। क्लियर? अब इसके बदले आप क्या दे रहे हैं, न्यू फुल्ली पेड रुपीज 10 इक्विटी शेयर इक्वल टू 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग। 3/5 का मतलब हो गया 60%, है ना? मुझ पे भरोसा नहीं है, कैलकुलेटर पे करके देख लीजिए। तो अब 10 लाख रुपए के शेयर्स के बदले नए शेयर्स दे रहे हैं 6 लाख रुपए के, और उसकी फेस वैल्यू होगी 10 रुपीज, ठीक है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द अबाउ न्यू इक्विटी शेयर। अब यहाँ पर एक एक्सीडेंट पॉइंट है, वैसे ये 1/5 का मतलब होता है 20%, लेकिन ये 20% टोटल का नहीं है। एक्सीडेंट पॉइंट मार्क करना, 1/5 ऑफ द अबाउ न्यू इक्विटी शेयर्स मतलब जो 6 लाख के इक्विटी शेयर्स दिए ना, उसका 20% मतलब 1,20,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर लड़का लड़की बन जाने चाहिए। समझ में आया? यहाँ एक्सीडेंट पॉइंट पता है क्या होगा, बच्चा यहाँ पर फिगर लेगा 2 लाख रुपए की, क्योंकि 20% है ना 1/5, और वो आगे का सेंटेंस नहीं पढ़ेगा, उसको क्या लगेगा 1/5 किसका है, ओरिजिनल का। तो ओरिजिनल जो 10 लाख रुपए था ना उसका 1/5, वो नहीं है। 1/5 ऑफ द अबाउ न्यू इक्विटी शेयर्स ₹40,000 8% डिबेंचर्स, और बाकी का जो अमाउंट है वो वेव ऑफ हो रहा है, जो जाएगा कैपिटल रिडक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 2,40,000। चेक ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट एंट्री, an issue of 1 lakh first 10% first debentures was made and allotted, payment for the same was being received in the cash, okay, bank account debit to 10% first debentures account credit। clear है, simple है। goodwill to be written off 1,40,000, reconstruction account debit to goodwill account credit 1,40,000। उसके बाद में plant and machinery which stood at rupees 1,50,000 was written down by rupees 50,000। रिटर्न डाउन बाय मतलब लॉस कितने का हुआ है, 50,000 का। फ्री ओल्ड प्रॉपर्टी विच स्टूड एट रुपीज 1,50,000 वॉज रिटर्न डाउन बाय, रिटर्न डाउन टू और रिटर्न डाउन बाय सिर्फ शब्दों की हेराफेरी है, तो टोटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाता है। चेक करिएगा 2,40,000 रुपीज में कोई बैलेंस नहीं बचता है रिकंस्ट्रक्शन में। चेक कीजिए। चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया सभी को? डन, बहुत बढ़िया। सो अब आप सब लोगों को मैं बता देता हूं कि हमारे ट्रैकर्स पूरी तरह बहुत अच्छे से कंप्लीटेड हैं। ये मेरे गूगल ड्राइव का फोल्डर है, अंशुल अग्रवाल एडवांस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। नोट्स में आप आएंगे तो मैंने यहाँ पर आपको वॉल्यूम नंबर 3 दे रखा है, आपको डिटेल में स्ट्रैटेजी बताई थी, हमने डिस्कस किया था, है ना। कैश फ्लो, अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अभी हम लोग कर रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नोट्स वॉल्यूम 2 पूरा आ चुका है। सोल्यूशन के फोल्डर में अगर आप देखेंगे, अरे कहाँ पे चला गया, अमालगमेशन के नोट्स अपलोड हुए थे ना आप लोगों के सामने ही, तो कौन से फोल्डर में चले गए, अच्छा मिक्स्ड बिन में चले गए, ये देखो यहाँ चले गए। इसको मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ। गलत फोल्डर में चले गए थे, मूव कर देता हूँ। यहाँ से मूव कर दिया। अंशुल सर नोट्स, यस ये देखिए अमालगमेशन के नोट्स भी यहाँ पर आ गए, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब भी खत्म हो जाएगा तब उसके नोट्स भी आ जाएंगे। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हमने रिवाइज किया था, AS13 के नोट्स यहाँ पर आ गए। RTPs है, स्टडी मटेरियल है, मिक्स्ड बिन फोल्डर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको चाहिए वो मैंने रखी है। टेस्ट पेपर्स में सो फार 1 पेपर, सेकेंड नंबर पेपर विल बी अपलोडेड। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइल में आते हैं ट्रैकर, चेक कीजिएगा आपके ट्रैकर्स। कम ऑन, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, यू सी, so beautifully crafted. I mean, I really feel so good, very happy about myself and yourself that we have completed so much so far. लेक्चर नंबर 1 से लेकर आगे बढ़े हैं। एक मेंटरशिप सेशन हमारा हुआ है। हर जगह आप देख रहे हो ब्लू कलर रेड कलर, ब्लू कलर रेड कलर दिख रहा है, वो क्या है, वो सिग्निफाई करता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। उसके बाद में
आप यहाँ पर देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन लेक्चर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की टेस्ट है। उसके बाद में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किया, अमालगमेशन किया, अमालगमेशन का रिवीजन वीडियो है। उसके बाद में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अभी हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर नंबर 27 तक के ड्यूरेशंस अपडेटेड है। आज लेक्चर नंबर 28 हमारा चल रहा है। इतना अपडेटेड है हमारा ट्रैकर। कल की क्लास में हमने जो किया वो दिख रहा है। आज हमको चेक करना है आज की क्लास में क्या करना है, ये प्लानिंग मैं करके आऊँ यहाँ पे। हमें चेक करना है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें करना है क्वेश्चन 11, 13 एंड 7, जिसमें मुझे कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है शेयर सरेंडर का, और फिर बाद में आपका कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, करें शुरू, आगे बढ़े। सो जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपकी टेस्ट नंबर 2 ड्यू होगी। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सबको टेस्ट देनी है। टेस्ट है 90 मिनट्स की, 45 मार्क की, और टेस्ट इंक्लूड्स एमसीक्यूज, है ना। आपने पिछला पेपर भी देखा होगा, उसमें मैंने एमसीक्यूज डाले हैं। क्लियर, चलो, अच्छा लग रहा है ट्रैकर सबको, परफेक्ट। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, आप देखेंगे आगे के शेड्यूल में, आगे के प्लान में, तो मैंने 1 2 3 4 डेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रखे हैं, ताकि जिसका कोई भी बैकलॉग है आप बैकलॉग कवर कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मार्क करना, 17 तारीख के बाद अगली क्लास 23 को है। 18, 19, 20, 21, 22 संडे मिलाकर ये 5 दिन क्लासेस नहीं है। तो आप लोग में से अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका कोई भी बैकलॉग है, बेटा बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप अपने बैकलॉग को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा है। उसके बाद जब हम मिलेंगे, एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, 3 से 4 लेक्चर का टॉपिक है, अकाउंटिंग ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज होने के बाद में फिर बाद में मैं एक बड़ा टॉपिक चालू करूंगा। मतलब अब बायबैक के तुरंत बाद में टॉपिक लूंगा, फिर से कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बीच में नहीं लूंगा, है ना, क्योंकि आपको ब्रेक मिल रहा है यहाँ पर। तो जो भी बच्चे सपोज कोई लेक्चर पीछे भी हैं, रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, तो अपने बैकलॉग को कवर करें, आपके पास बहुत टाइम है, ताकि आप लाइव क्लास में मुझे वापस कैच कर सके। ठीक है, चले आगे, बहुत बढ़िया, लेट्स गो। तो जैसे कि हमने टारगेट सेटिंग की है, अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11, फिर क्वेश्चन नंबर 13। सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है वैसे तो मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 11, come on, you are required to show the journal entries necessary to record the about transaction in the company's book and to prepare the balance sheet. Not a problem, not a problem. चलो, सभी जन आएंगे, रेफरेंस देंगे L28, पेज नंबर लिखेंगे अपने रजिस्टर का जहां पर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 11/AAA, $3.9। डन। Recover Limited decided to reorganize its capital structure owing to accumulated losses and adverse market conditions. नरेशन स्किप करते बेटा ये आज के क्वेश्चंस में। द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज एज फॉलोज। डिटेल बैलेंस शीट दी गई है, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से करते हैं, है ना। Subsequent to approval by the court of a scheme for the reduction of capital, capital reduction को ही हम लोग क्या कहते हैं, reconstruction, following steps were taken. The preference shares were to be reduced to 2.5 per share. What is the current value of preference share? 10 rupees. It is reduced to 2.5. चलो पहली एंट्री पास करते हैं। %8 preference share capital account, 15,000 preference shares of ₹10. So you will debit by 1,50,000 to, are you changing the percentage of dividend? No, you're just reducing the value, so it remains 8% preference share.
तो 15,000 into 2.5, that will give you credit of 37,500 and to reconstruction account 1,12,500. अरे नरेशन नहीं लिखना था. An equity share is reduced to ₹1 each. इक्विटी शेयर 10 रुपीज का है, वो 1 रुपीज का बन जाएगा भाई साहब. सेकेंड जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इक्विटी शेयर्स into ₹10, 2 lakhs, 2 equity share capital account 20,000 into 1, 2 reconstruction account 1,80,000. check all of you. clear? second number point पढ़िएगा. One new equity share of 1 each was issued for the arrears of preference dividend for the past 4 years. पिछले 4 सालों का प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर्स में है, उसकी लाइबिलिटी प्रोवाइडेड नहीं दिख रही है. कैलकुलेट करते हैं कितना अमाउंट होगा. सी पहले प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू था 1,50,000 इंटू 8%, तो एक साल का प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा? 12,000 रुपए, है ना. 1,50,000 इंटू 8%, एक साल का प्रेफरेंस डिविडेंड 12,000 इंटू 4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48,000. 48,000 रुपीज की लाइबिलिटी कहीं पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख नहीं रही है. नहीं है तो पहले आपको लाइबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और फिर आप उस क्या कर रहे हैं, उस लाइबिलिटी को सेटल कर रहे हैं. कैसे सेटल कर रहे हैं? बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? लाइबिलिटी प्रोवाइड करनी है मतलब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट करेंगे और उसके बदले इक्विटी शेयर्स देंगे मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे. चलिए नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं. रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 48,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब दोस्तों नया जो शेयर है वो 1 रुपए का है ना. तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे हम? 48,000 शेयर्स इशू करेंगे. दिस बिकम्स 48,000. अच्छा आपको पता है अगर आप चाहें तो इसको घुमाकर भी एंट्री कर सकते थे. रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल अकाउंट और फिर प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. डन. अब रुको बैलेंस शीट में करते हैं चेंजेस. बैलेंस शीट में चेंजेस क्या क्या होंगे? सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, तो पहले के तो 20,000 शेयर्स थे और ये 48,000. टोटल शेयर्स कितने हो गए बेटा जी? 68,000 शेयर्स. और जो 10 रुपए का शेयर था वो 1 रुपए का बन गया 68,000. फिर प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स उतना ही है, डिफरेंस ये कि 10 रुपीज का शेयर 2.5 का बन गया. तो 15,000 इंटू 2.5 37,500. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है? आराम से क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया. The balance on securities premium account was utilized and transferred to capital reduction account. इसका मतलब है हमारे पास एक रिजर्व है सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसको हम यूज करेंगे एंड ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिडक्शन में. चलो एंट्री पास कर लेते हैं.
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, कितना बैलेंस है बेटा जी? 10,000 रुपीज का, उसको हम रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर रहे हैं। आपकी और मेरी कन्वीनियंस के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, टी फॉर्मेट में ही सही एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना लेता हूं, हाथों हाथ अमाउंट लिखता जाता हूं, बाद में आसानी हो जाएगी, है ना। पहले में क्रेडिट हुआ है 1,12,500, सेकेंड में क्रेडिट हुआ है 1,80,000, थर्ड में डेबिट हुआ है 48,000 और अभी क्रेडिट हुआ है 10,000। चेक करो। नेक्स्ट, the debenture holders took over freehold property at an agreed value of 75,000 and paid the balance to the company after deducting the amount due to them। अब समझो क्या है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कितने की दिख रही है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी? 1,20,000। एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी ट्रिकी और क्रिटिकल हो सकती है, इसलिए कह रहा हूं अच्छे से समझना। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दिख रही है 1,20,000 की, नीचे कहा है द डिबेंचर होल्डर्स टुक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 75,000। कितना अमाउंट पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को, आप जरा चेक करें। और नीचे का है एंड पेड द बैलेंस टू द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग, ये वाला पार्ट हाईलाइट करें, अमाउंट ड्यू टू देम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म अमाउंट ड्यू टू देम? डिबेंचर होल्डर को हमें टोटल कितना पे करना है, हाउ मच अमाउंट इज पेबल टू द डिबेंचर होल्डर। तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो अमाउंट ड्यू टू देम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डिबेंचर प्लस द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट ड्यू टू देम इज 50 प्लस 5, 55,000। कितना अमाउंट ड्यू है उनको? 55,000। ये कह रहे हैं कि दे आर टेकिंग ओवर प्रॉपर्टी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 75,000 एंड पेड द बैलेंस टू द कंपनी। ये वाला एडजस्टमेंट समझ नहीं आया, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है ये पेड द बैलेंस टू द कंपनी का मतलब क्या है? क्योंकि वैल्यू ऑफ द एसेट इज डिफरेंट, liability towards debenture holders is different and paid the balance to the company. Now this is something which is beyond my understanding। कंबाइन एंट्री भी हो सकती है, स्प्लिट एंट्री भी हो सकती है, सोच समझ के करना है। बताऊं? चलो, बस यही क्वेश्चन में बस यही एक एडजस्टमेंट है जो थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। चलो फोकस करो सभी जने, मेरे साथ करो। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 1,20,000, अब उसकी वैल्यू कम हो रही है, 1,20,000 से घटकर 75,000 हो रही है, मतलब 45,000 रुपीज से वैल्यू कम हो रही है। तो पहली एंट्री हम पास करेंगे टू प्रोवाइड दिस लॉस। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 45,000 टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। $45,000। ये समझ में आया? रिकंस्ट्रक्शन को मैंने किया डेबिट। मैं पहले आपको स्प्लिट एंट्रीज बता रहा हूं, फिर कंबाइन एंट्री भी बता दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। अब क्या कह रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स टोटल ड्यू इज सेटल्ड। डिबेंचर होल्डर्स टोटल ड्यू इज सेटल्ड। तो सबसे पहले उनके टोटल ड्यूज है कितने? 55,000। डिबेंचर होल्डर्स के ड्यू सेटल हो रहे हैं ऑफ 55,000 बाय गिविंग दिस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। लेकिन वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थोड़ी ले जा रहे हैं क्या? नहीं, कहीं ये वर्ड दिया क्या, पार्ट ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सम ऑफ द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी? नहीं, इसका मतलब है सर वो 55,000 रुपए की लाइबिलिटी के बदले 75,000 रुपए की एसेट लेके जा रहे हैं और जो 20,000 रुपए बचा है ना वो कैश हमको वापस दे रहे हैं। ठीक है, चलो इसकी एंट्रीज कैसे पास करेंगे? 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 50,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 5,000 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 55,000। As I said, I repeat,
I am passing separate entries. We can certainly do combined entries. I will explain it separately. So what we have done is we have cancelled the liabilities and show it as payable to debenture holders. So now our books of account shows that we have to pay 55,000 to debenture holders. Now debenture holders account debit will actually pay 55,000 to debenture holders. रुक जाना, एक लाइन ब्लैंक छोड़ता हूं मैं. टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 75,000. I'm actually paying to debenture holders 55,000, but they are taking over my freehold property worth 75,000. लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, वापस पढ़ो अच्छे से. And paid the balance to the company after deducting. So they have taken over assets of 75,000. They have deducted their liability of 50,000, 55,000, और जो बाकी का पैसा बचा था ना, वो उन्होंने हमें पे कर दिया. बैंक अकाउंट डेबिट 20,20,000. चेक ऑल ऑफ यू. समझ में आया आपको? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 55,000, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 75,000. अब देखो, जिसके दिमाग में जाए वही लोग देखना. समझ में आ रहा है? बाकी मत देखना. मैं इसकी कंबाइन एंट्री आपको पास करके बताता हूं. इसकी कंबाइन एंट्री क्या होगी, चेक कीजिएगा. आप भी कोशिश कीजिएगा बनाने की. कंबाइन एंट्री ये होगी कि सर हम लाइबिलिटीज को कैंसिल कर रहे हैं. 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर रहे हैं 50,000. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को डेबिट कर रहे हैं 5,000. 55,000 की लाइबिलिटी कैंसिल हुई. डिबेंचर होल्डर्स हमें 20,000 पे कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया 20,000. आई एम इंकरिंग अ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ 45,000 which will be debited to reconstruction account 45,000, and this is all settled through freehold property of 1,20,000. तो it sounds like एक अनार और इतने सारे बीमार. चेक कीजिएगा. इंटरेस्टिंग है ना? चलो बैलेंस शीट में चेंजेस करें. सबको क्लियर हो रहा है? जो भी इजी लगे उससे करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो बैलेंस शीट में चेंजेस करते हैं. डिबेंचर्स गए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गया. डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिकंस्ट्रक्शन के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया, और बैंक में पैसा आया 20,000. तो बैंक बैलेंस ऐड हो जाएगा 20,000. बैंक बैलेंस है यहाँ पर सर, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है. ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा अकाउंट बना देता हूँ मैं. बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस लेता हूं मैं 90,90,000, और अभी बैंक में आया 20,20,000. और तो पहले किसी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो नहीं रहा है. करेक्ट? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारे एडजस्टमेंट्स और बहुत अच्छे से हो रहे हैं. प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिटर्न डाउन टू ₹1,00,000. मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है ₹1,00,000 से. रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट होगा. कोशिश करते हैं ऐसे ट्रांजैक्शंस को अगर मर्ज कर सके तो. तो प्लांट एंड मशीनरी जो है 1,30,000 से 1,00,000 से रिड्यूस हो जाएगी. बचेगा कितना? 30,000. ये टिक मार्क.
ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर 32,000, इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की एंट्री में अलग से कर दूंगा. गुडविल एंड ऑब्सोलीट स्टॉक इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ 10,000 आर रिटर्न ऑफ. ठीक है, इसको मैं मर्ज कर सकता हूँ. 50,000 की गुडविल को राइट ऑफ करते हैं. और ऑब्सोलीट स्टॉक मतलब कुछ खराब हो गया, इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री को भी राइट डाउन करना है. कितने से? बाय 10,000 रुपीज. तो इन्वेंट्री की वैल्यू रिड्यूस कर देंगे बैलेंस शीट में 10,000 से. 30,000 की जगह नाउ इट विल बी 20,000. बहुत बढ़िया. और कोई ऐसा एडजस्टमेंट है? अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इंक्लूडेड इन द, नहीं, अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ विच नो प्रोविजन हैज बीन मेड हैज बीन सेटल्ड डाउन एट ₹7,000 and of this amount of 6,300 was recovered from the insurance company. अच्छे से समझते हैं. एक कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गई 7,000 रुपए की और इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर किया 6,300. मतलब आपका नेट एक्सपेंस कितना हुआ? 7,000 माइनस 6,300. नेट एक्सपेंस हुआ आपका 700 रुपए का, है ना? 700 का. रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. इसमें ही मर्ज कर सकते हैं. 7,000 minus 6,300. Reconstruction account debit to bank account credit. Plant and machinery 30,000 ही तो किया है. क्या किया? Plant and machinery was written down to rupees 1 lakh. Okay, you are right. 2 rupees 1 lakh. मैंने वहाँ 30,000 लिखा है, कितना लिखा है? 30,000 होगा. Yes, you are right. Clear? अच्छा, अब देखो और कोई है जिसको मर्ज कर सकते हैं. लास्ट वाला पॉइंट हो गया है. पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमें राइट ऑफ करना ही पड़ेगा. वो हमने नहीं किया, वो कर दें यहीं पे. टू पीएनएल अकाउंट 80,000 टू पीएनएल अकाउंट 80,000. दैट्स ऑल. कम ऑन. सो 30,000 प्लस 50,000 प्लस 10,700 प्लस 80,000. 1,70,700 डेबिट हो रहा है क्या? चेक करिए. 1,70,700. रिकंस्ट्रक्शन डेबिट. करेक्ट. बहुत बढ़िया. अब क्या बचता है? वो एडजस्टमेंट नंबर 6. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर 32,000. व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? 40,000. 8,000 रुपए का लॉस हो रहा है. ठीक है. बैंक अकाउंट डेबिट 32,000. रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 8,000 टू नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 40,000. तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा 32,000. रिकंस्ट्रक्शन के डेबिट में आएगा 8,000. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट से चले गए. दैट्स ऑल. दैट्स ऑल. कुछ नहीं बचा अब और. चेक करिएगा. That's all. That's all. That's all. Now what we need to do? We need to close reconstruction account and find out the profit or loss. जितना मैं देख पा रहा हूँ ना, शायद मुझे लग रहा है यहाँ पर प्रॉफिट होगा 1,12,500 प्लस 1,90,000. 3,02,500 माइनस 48,000 माइनस 45,000
थाउजेंड माइनस 170,700 और माइनस 8,000, 30,800 का प्रॉफिट आ रहा है क्या? और एक बार मुझे बताओ, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता है तो वो कहाँ ट्रांसफर होता है? क्या पढ़ा है हमने? सेल्फ एनालिसिस पेज पे भी लिखा हुआ है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, वेरी गुड मुस्कान, 30,800 टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व? सोच के जवाब दो। लॉजिक समझाता हूं मैं आपको। जनरल रिजर्व नहीं है, कैपिटल रिजर्व क्यों है? बिकॉज इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे प्रॉफिट जो कभी कभी होते हैं। जनरल रिजर्व का मतलब होता है ऐसे प्रॉफिट जो डे टू डे बिजनेस में होते हैं, ऑपरेशंस में होते हैं। रिकंस्ट्रक्शन की ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये वंस इन अ वाइल की एक्टिविटी, ये हमेशा नहीं होती है। देयरफॉर इट इज विच टाइप ऑफ प्रॉफिट? इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, देयरफॉर इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। डिफरेंस ही होता है, हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में वैसे इस पर चर्चा की, बट जस्ट टू मेंशन, डिफरेंस ही होता है कि कैपिटल प्रॉफिट जो होते हैं उसके रेस्ट्रिक्टेड यूजेस होते हैं। जनरल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट जो होते हैं उसके अनलिमिटेड यूज होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कैपिटल प्रॉफिट्स को आप डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, रेवेन्यू प्रॉफिट्स को डिविडेंड के तौर पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना? समझ में आया? चेक करिए। तो कैपिटल रिजर्व यहां पर क्रिएट हो जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आई शुड से 30,800। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या सिचुएशन है? आई कैन स्टिल सी देयर इज एन ओवरड्राफ्ट। ट्वेंटी एंड 32 इज 52। 38,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। और अब हम लोग बाकी की बैलेंस शीट को टैली करते हैं। चलो, शेयर कैपिटल में क्या पोजीशन है भाई लोगों? 68,000 के इक्विटी शेयर्स है और 37,500 के प्रेफरेंस शेयर्स है, तो 1,05,500। ये पेंसिल से ही कीजिएगा बुक में, नहीं तो बाद में रिवीजन नहीं कर पाएंगे, है ना? 700 नहीं लिया मैंने बैंक में क्रेडिट, चलो कर देता हूँ। यू आर राइट, मैंने उसकी पोस्टिंग नहीं की। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, पीएनएल नहीं है, सिर्फ बचता है आपके पास कैपिटल रिजर्व 30,800। उसको यहाँ पर पोस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या है दोस्तों? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, जीरो हो गया। ट्रेड पेबल्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है 80,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास बैलेंस आ गया, उसको हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद में एसेट साइड में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चला गया, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है 85,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, तो ये हो गया 1,85,000। चेक करिए, यहाँ पर आ गया 1,85,000। इंटेंजिबल एसेट्स हमारे पास नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है, ये दोनों स्क्रैच हो गया, स्क्रैच हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स एज इट इज होंगे 50,50,000। चलो, अब बैलेंस शीट की टोटल अगर लेते हैं तो 1,85,000 प्लस 20 एंड 50 70,000, इट शुड बी 2,55,000। और यहाँ पर क्या पोजीशन है? 1,05,500 प्लस 30,800 प्लस 80,000 और प्लस 38,700, 2,55,000। बिल्कुल सही, मैच होगी।
चेक कीजिए। अब समझना एक इंपॉर्टेंट चीज बिफोर वी कंक्लूड दिस क्वेश्चन, ठीक है, आप अपने पास आकर यहाँ पर इस बुक में लिख लीजिएगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बिकॉज ये परफेक्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम इट कैन बी आस्क्ड एज अ 10 मार्क क्वेश्चन, और अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो इसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी, अच्छे से समझना। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, बैलेंस शीट पूछी है, जर्नल एंट्रीज पूछी है, दो चीजें आपको पूछी है अलग से और कुछ नहीं है, ठीक है। मार्किंग स्कीम इसकी ऐसी होगी कि बैलेंस शीट जो है वो होगी आपकी तकरीबन 4 मार्क्स की, जर्नल एंट्रीज जो है दे विल बी अराउंड 5 मार्क्स, और वर्किंग नोट आपका बनेगा 1 मार्क का। वर्किंग नोट में क्या बनेगा, आपको बनाना है यहाँ पर reconstruction account. Bank overdraft is absolutely optional. You may choose to prepare, you may not choose to prepare. Totally your choice. It's optional. But overall, this is the marking scheme what we are going to follow. Check all of you. इंडेक्स में पोस्ट कीजिएगा ये क्वेश्चन को। डन। नंबर है, come on, let's do the next question. सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, नया कुछ बचा ही नहीं है। आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1313। विल यू गाइस डू इट नाउ? ICAI मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 है। ICAI मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आप लोग अभी सॉल्व करेंगे, रेफरेंस देंगे लेक्चर नंबर 28 में। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व सरप्लस, पूरी लंबी चौड़ी बैलेंस शीट दी है नोट्स टू अकाउंट्स के साथ। क्वेश्चन सबके पास है, मेरी बुक्स भी है सबके पास, नहीं तो मॉड्यूल भी आपके पास। मैं रिपीट करता हूँ, मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 है। एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट क्या कहता है, ऑन द अबाउट डेट the company adopted the following scheme of reconstruction. The equity shares are to be reduced to rupees 40 each, fully paid up, and preference shares to be reduced to rupees 75 each. Debenture holders took inventories and trade receivable in satisfaction of their claims. Of their claims ये वर्ड ध्यान रखना, अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो उसी में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, डेबिट बैलेंस P&L का राइट ऑफ हो रहा है, एक्सपेंसेस ऑन रिकंस्ट्रक्शन आर 5000, गिव जर्नल एंट्रीज एंड देन प्रिपेयर द बैलेंस शीट। कितनी देर में करेंगे मुझे समय बताइए, कितना टाइम चाहिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? 312 मिनट, 10 से 12 मिनट भाई। हाँ ठीक है, लीजिए, विद बैलेंस शीट 12 मिनट में कर लीजिएगा। लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन। इज इट फाइन नाउ?
So adjustments are visible on the screen. Quickly do it.
हाँ जी, हो गया सभी का। हम्म। चेक करें। लास्ट एंट्री से चेक करते हैं क्योंकि वहां से समझ में आएगा सही है कि नहीं। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है क्या? 85,000। चेक ऑल ऑफ यू। Reconstruction account profit, is it coming to 85,000, and the balance sheet total is 28,45,000. Reconstruction account balance 85,000, balance sheet total 28,45,000. Check all of you. Share capital 18,60,000, reserves and surplus 85,000, which comprises of capital reserve. Trade payables 3 lakh, short term borrowings 6 lakh, property plant and equipment 28,20,000, cash and cash equivalents 25,000. शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल है 24,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹40 ईच। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 12,000 प्रेफरेंस शेयर ₹75 ईच। कैपिटल रिजर्व है लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। दैट्स ऑल। चेक ऑल ऑफ यू। So happy and so glad that you are able to complete questions in 12 minutes now. Come on guys, this topic has become, next level, amazing. Post it to your index. Quickly go to your index and post it to your index. I will also check in the tracker. सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस बचे हैं, कुछ खास बचा नहीं है इस टॉपिक में अभी। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 12 ऑल ऑफ यू। होमवर्क देने वाला था मैं, बट सोचता हूँ जाने दो, अब होमवर्क नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 12। बैंक ओवरड्राफ्ट का सेटलमेंट कैसे किया मैंने? बैंक ओवरड्राफ्ट है 6 लाख रुपीज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है 30,000 रुपीज। सेटलमेंट किया नहीं है, उसको एज इट इज रखा है। मॉड्यूल में भी, क्वेश्चन में भी देखो अलग अलग दिया था ना, इसलिए उसको अलग अलग रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट 6 लाख रुपीज दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000 दिया है, तो उसका कुछ कहा नहीं है इसलिए सेटलमेंट किया नहीं है। कर भी दिया तो ऐसा कुछ गलत नहीं है ऑनेस्टली, बट अलग इसलिए रखा है क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग दिया था, बाकी कोई रीजन नहीं है। ठीक है, चलो 12 नंबर बताइए कितनी देर में करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 12। Following is the balance sheet of Week Limited as on 31st March 2021. Lecture number 28. ओके। और सिंपल एडजस्टमेंट्स हैं जो अभी तक हम लोगों ने देखी है। पास जर्नल एंट्रीज एंड शो द बैलेंस शीट। 12 मिनट्स, कम ऑन। आपकी टेस्ट क्या ही लूँ मैं, यही एक टेस्ट हो रही है आप लोगों की। चलो कीजिए सभी।
हाँ जी, क्या बोलती जनता? 9:15 हो चुके हैं। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का आंसर सब जने दे रहे हैं 50,50,000। चेक करते हैं। क्या ही टेस्ट पेपर बनाओ यार तुम लोगों के लिए, तुम अभी से ही तैयार हो। ये रहा आंसर आपका। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट चेक कीजिएगा। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 50,50,000। चेक करिए सभी जने। टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर 50,50,000। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ, डिबेंचर होल्डर्स का सेटलमेंट हुआ, उसके बाद में ट्रेड पेबल्स का सेटलमेंट हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का सेटलमेंट हो रहा है, एडिशनल अमाउंट आप पे करो, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम देख चुके हैं पहले। राइटिंग ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, राइटिंग ऑफ एसेट्स, एंड देन द प्रॉफिट ऑन रिकंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर्ड। 7 नंबर एडजस्टमेंट, बिल्कुल भाई। The taxation liability of the company settled at rupees 1,50,000. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बैलेंस शीट में क्रिएटेड है 1 लाख। आप ये लाइबिलिटी को सेटल कर रहे हो 1.5 लाख रुपए देकर, मतलब 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख, क्योंकि उतनी लाइबिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। एडिशनल आप कितना पे कर रहे हो? 50,000, तो वो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 50,000 टू बैंक अकाउंट 1,50,000। ये सेम एडजस्टमेंट कल हमने देखी थी एक क्वेश्चन के अंदर, है ना? कौन सा था यार? वहां पे 3 लाख रुपीज का अमाउंट था, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख था। जस्ट अ मिनट, लेट मी सर्च फॉर यू। बिल्कुल डिट्टो सेम एडजस्टमेंट थी। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में चेक करो। क्वेश्चन नंबर 5 में चेक करो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख रुपीज था। क्वेश्चन क्या कहता है? टैक्सेशन लाइबिलिटी सेटल्ड एट रुपीज 3 लाख, 1 लाख रुपीज हमने एक्स्ट्रा पे किया था। चेक कीजिएगा सभी जने। क्लियर हुआ? इंडेक्स में पोस्ट करिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी। ट्रैकर मेरी जान कहां पर है? ये रही। दैट्स ऑल। अब कौन कौन से क्वेश्चंस पेंडिंग पड़े इस चैप्टर में एक बार कैलकुलेट करो आपके इंडेक्स में से। मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। ओहो भाई, नीचे मत गिर, बहुत महंगी पेंसिल है। नटखट, शरारती, पगली है क्या? गरीबी में आटा गीला। चेक करो कौन कौन से क्वेश्चंस पेंडिंग है। सिक्स, 7, 1 एंड 2। ठीक है, अब एक काम करना है। आपका आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6। वो तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। या अभी कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे अभी? होमवर्क नहीं रखते हैं फिर कुछ आज। 7 नंबर होमवर्क कर लेना। 7 नंबर का मैं अलग कहानी बता दूंगा, अभी कर लो 6 नंबर। लेट्स डू इट नाउ। 10-12 मिनट की बात है। क्वेश्चन नंबर 6, नहीं नहीं, 6 नंबर अभी कर लो, होमवर्क मत करो। अभी सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 6 को। मिनिमल एडजस्टमेंट्स है यार, बहुत मिनिमल एडजस्टमेंट्स है। कम ऑन, सॉल्व ऑल ऑफ यू। 10 मिनट्स में कर लो इस बार, है ना? नरेशंस मत लिखो, 10 मिनट्स में करो। होमवर्क नहीं देते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट में आपको होमवर्क दूंगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कम ऑन।
श्रेया कह रही है एडजस्टमेंट नंबर 5 समझ में नहीं आ रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 5 कहता है द कंपनी वुड इशू 11% डिबेंचर्स for rupees 3 lakh and augment its working capital requirement after settling of bank overdraft। इसका मतलब समझना क्या है, ये कह रहा है कि कंपनी जो है, ओके श्रेया ने कहा है कि एडजस्टमेंट नंबर 5 समझ में नहीं आया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत सिंपल है। द कंपनी वुड इशू 11% डिबेंचर्स फॉर रुपीज 3 lakhs and augment its working capital requirement after settlement of bank overdraft। इसका मतलब है कंपनी 3 लाख रुपए के नए डिबेंचर्स इशू कर रही है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। ये क्लियर हो गया। टू ऑगमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल, ऑगमेंट का मतलब है सेटिस्फाई, तो कंपनी को पैसा चाहिए, तो पैसा रेस करने के लिए कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है, नंबर 1। फिर क्या कह रही है, आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब जो पिछले क्वेश्चन में आप लोगों का सवाल था ना कि सर हमारे पास जो एक्सेस कैश है उससे हम बैंक ओवरड्राफ्ट का कुछ करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में क्लियरली कहा है आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब ये जो पैसा आपको मिल रहा है इससे पहले आप बैंक ओवरड्राफ्ट सेटल करेंगे और उसके बाद में आप अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। 3 मिनट अभी भी बचे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 में तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, 5th नंबर में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिवाय ये ऑगमेंट वर्ड ने हो सकता है आपको थोड़ा परेशान किया हो, नॉट रियली। पेपर आपका बन गया है, टेस्ट पेपर नंबर 2, फाड़ू पेपर, एकदम फाड़ू भाई साहब, मतलब नेक्स्ट लेवल किलिंग पेपर बनाया मैंने। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जब बच्चे रोएंगे, परेशान होंगे कि वाह हम कैसे पढ़ाई करें, मजा आएगा, ठाकुर खुश हुआ। डन ऑल ऑफ यू, लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। आज 28th नंबर लेक्चर, चलो बीच के कुछ लेक्चर शॉर्ट हो गए इसलिए लेक्चर 1 2 ज्यादा लग गए, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैकर इतना प्यारा बन रहा है ना, सीरियसली। इट लिटरली शोज द प्रोग्रेशन ऑफ द लेक्चर्स, कैसे हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं। ओके, टाइम अप गाइस, टाइम अप। टाइम अप। हर बार की तरह इस बार आंसर्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, लगता है हुआ नहीं है। आर यू स्टिल डूइंग? अब ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आंसर बताइए फिर रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस कितना है। $1,54,000, ओके।
चेक करते हैं। देखो, पहला एडजस्टमेंट बिल्कुल आसान है। पहला एडजस्टमेंट कहता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल इन एक्सचेंज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ 11% डिबेंचर्स टू देम। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का 30% रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा, 70% कन्वर्ट हो जाएगा डिबेंचर्स में। डिबेंचर होल्डर्स हैविंग चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो 12 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं और प्लांट एंड मशीनरी है 9 लाख रुपीस के। अब आपसे कहा है कि डिबेंचर होल्डर्स हैविंग चार्ज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विल एक्सेप्ट फुल इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स, मतलब बाकी का 3 लाख रुपीस वो वेव ऑफ कर देंगे। इन्वेंट्री इक्वल्स टू रुपीज 5 लाख इन बुक वैल्यू विल बी टेकन ओवर बाय ट्रेड पेबल्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। तो जो ट्रेड पेबल्स है, क्रेडिटर्स हैं, वो हमारी इन्वेंट्री लेकर जाएंगे इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। इन्वेस्टमेंट्स टू बी रिड्यूस टू मार्केट वैल्यू 68,000 से 58,000 हो जाएगा। कंपनी 11% डिबेंचर्स इशू करेगी 3 लाख रुपीस के, और सबसे पहले उसको यूज करेगी टू रीपे देयर बैंक ओवरड्राफ्ट, और फिर बाद में जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल बच जाएगा। सो आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ये। अच्छा, कल सबको ध्यान रखना है, मॉड्यूल्स भी आपके पास रखने हैं जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था। डू यू रिमेंबर? मैंने आपको पूरा मॉड्यूल ओपन करके चेक करवाया था, वही एग्जैक्टली चीज कल हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। चेक कीजिए, रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस है 1,54,000 जो ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। चेक ऑल ऑफ यू, 1,54,000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। $1,54,000 transfer to capital reduction account. Balance sheet tallies at 28,74,000. Balance sheet total 28,74,000. Check all of you. सर एडजस्टमेंट नंबर 2 में इंटरेस्ट ऐड क्यों नहीं? एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या है? Debenture holders having charge on plant and machinery would accept plant and machinery on full settlement of their dues. कहाँ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? है कहाँ बेटा? इंटरेस्ट है ही नहीं ना। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं है इसलिए इंटरेस्ट नहीं लिया है। अपनी मर्जी से अलग से इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करना है, समझ रहे हैं आप राहुल? अगर पिछले क्वेश्चन की तरह दिया होता था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट लेते थे। यहाँ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करना है। ऐसा लिखा है कि डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट पेड इंटरेस्ट सिंस लास्ट 6 months, 8 months, 1 year, 2 year, नहीं। तो इंटरेस्ट की अलग से एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है बेटा। डिबेंचर होल्डर का क्लेम कितना है? 12 लाख रुपए का क्लेम है, दैट्स ऑल, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? क्लियर हुआ राहुल? समझ में आ गया? चलो इंडेक्स में पोस्ट करो इस क्वेश्चन को भी। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। इस चैप्टर में ना एक आखिरी कंसेप्ट बचा है, कंसेप्ट का नाम है शेयर सरेंडर, जो अभी आपको नहीं पता और एक्चुअली आपको पता होना भी नहीं चाहिए। आपको क्वेश्चन नंबर 7 नॉर्मल क्वेश्चन समझ के सॉल्व करना है। आपको याद है, स्पेशली वो बच्चे जो मुझसे सीए फाउंडेशन पढ़े थे, आपको याद हो तो मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन आपको करवाया था अंडर मेथड नंबर 1 ऑल्सो एंड मेथड नंबर 2 ऑल्सो। मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 था। 3,25,000 रुपीज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक था और आंसर आया था उसका 2,05,500 रुपीज का। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले हमने सॉल्व किया था मेथड नंबर 1 से विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक, फिर बाद में किया था हमने आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक। क्लियर हुआ? ठीक उसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को ना दोनों मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन वैसे तो नए कंसेप्ट का है, लेकिन अभी आपको नहीं पता और जरूरी नहीं है कि वो पता हो। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे एज इफ ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। समझ में आया? जैसे कि हम बाकी लोगों का सेटलमेंट करते हैं वैसे ही सेटलमेंट करेंगे। आपको शेयर सरेंडर्ड वर्ड नहीं पता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको शेयर सरेंडर्ड वर्ड नहीं पता। जैसे आप सेटलमेंट करते हैं बाकी लोगों का वैसे सेटलमेंट करेंगे। रफ बुक में इसको ट्राई कीजिएगा, फेयर बुक में मत कीजिएगा। कल की क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, शेयर सरेंडर का कंसेप्ट सिखाऊंगा, शेयर स्प्लिट का और रिवर्स स्प्लिट का, कंसोलिडेशन और सब डिवीजन ऑफ शेयर का कंसेप्ट कल हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 उस पे खत्म करेंगे
उसके बाद में आपके मॉड्यूल्स लेकर बैठेंगे, देखेंगे जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था ना मॉड्यूल का कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग है। अगर कोई क्वेश्चन मॉड्यूल का पेंडिंग है उसको देख लेंगे और उसके बाद में ये चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। दोस्तों आप लोगों का टेस्ट पेपर नंबर 2 अपलोड हो चुका है। एक मिनट रुको, मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ जी, ये देखिए आपका ट्रैकर। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मैंने देखो ट्रैकर में टेस्ट पेपर नंबर 2 अपलोड कर दिया है। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो टेस्ट पेपर नंबर 2, ये देखिए अच्छा पेपर बनाया है, बढ़िया पेपर बनाया, आपको दिखा रहा हूं। अमालगमेशन है, टॉपिक देखो, सिलेबस देखो, अमालगमेशन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1313 है। 45 मार्क का पेपर है, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन है। एक क्वेश्चन है 10 मार्क का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे, 15 मार्क का क्वेश्चन है अमालगमेशन के ऊपर, 10 मार्क का क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पे, 5 मार्क का क्वेश्चन है वापस इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पे, और 5 एमसीक्यूज यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पूरा पेपर आप सॉल्व करेंगे और एंड में आप देखेंगे मैंने यहाँ पर आपके लिए हमेशा की तरह एक टेबल बना के दिया है। सबको मैं कहता हूँ कि इन पेपर्स को आप प्रिंट निकाल लिया करें, प्रिंट आउट निकाल लें और अपनी फाइल में लगा दें और उसी दिन यूज़ करें जिस दिन आप तैयार है टेस्ट देने के लिए। पेपर सॉल्व करने के बाद और चेक करने से पहले आपको खुद के लिए जो भी ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मुझे ये कंसेप्ट नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरा वीक एरिया है, इस पर मुझे थोड़ी और मेहनत करनी है, इस पर मुझे थोड़ा और काम करना है। वो सारे ऑब्जर्वेशंस आप यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ पर आप सजेस्टेड आंसर्स के साथ इसको चेक करेंगे। सजेस्टेड आंसर्स बहुत डिटेल में देखो, जहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोगों के लिए लिखने हैं वो सारे नोट्स मैंने लिखे हैं डिटेल में। पूरे डिटेल सोल्यूशंस यहाँ पर आप लोगों को मैंने दिए हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ये वाला क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कर रहा था जब आप वो क्वेश्चन कर रहे थे, पूरे डिटेल में सॉल्यूशंस दिए हैं अलोंग विद द वर्किंग नोट्स एंड एवरीथिंग इज गिवन टू यू, करेक्ट। तो इस तरीके से पूरी तरीके से आपके ट्रैकर्स अपडेट कर दिए गए हैं। अब आपको इनको अच्छे से सॉल्व करना है, इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। कल की क्लास में हमारा रिकंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा, कल संडे है बट हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि एक चैप्टर का छोटा सा लेक्चर बचा है, इसको खत्म करते हैं, चैप्टर को है ना पेंडिंग नहीं रखते हैं। अब दोस्तों हम लोग कल के बाद संडे के बाद 2 दिन रेगुलरली मिल रहे हैं, दैट इज मंडे एंड ट्यूसडे। ये दोनों दिनों में हम मोस्ट प्रोबेबली 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खत्म करेंगे, थोड़ा क्विक रहेंगे, थोड़ा फास्ट रहेंगे। 16 सितंबर को हम लोग कंप्लीट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 और 17 सितंबर को कंप्लीट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। दो थोड़े से टेक्निकल स्टैंडर्ड है बट मज़ा बहुत आएगा। अगर सपोज करो 16th की क्लास में पूरा ये 16 कवर नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, तो 17th की क्लास में उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद में हम लोग वापस मिलेंगे 23rd को, और 23rd को फिर से 1-2 दिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने के बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक चालू करेंगे जो कि छोटा टॉपिक है, अकाउंटिंग ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी एक्ट का एक प्रोविजन है सेक्शन 68, उस प्रोविजन पे बेस्ड है ये टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, मतलब प्रिंसिपली आप समझ लो 27 सितंबर तक आपका कोई खास होमवर्क नहीं रहेगा। आज भी आप देखो आपका कोई खास होमवर्क नहीं है और कल से भी कोई होमवर्क रहेगा नहीं, तो 27 सितंबर तक आपके पास बहुत समय है। मतलब मैं आपको रोज कहता हूं कि डेली आपको 1.5 से 2 घंटा एडवांस्ड अकाउंटिंग के लिए निकालना है इंक्लूडिंग होमवर्क। अब जब मैं आपको आज 14 सितंबर को कह रहा हूं कि 27 सितंबर तक आपका कोई होमवर्क नहीं रहेगा, इसका मतलब है मिनिमम डेली का 2 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा मिल रहा है एडवांस्ड अकाउंटिंग का। अब आपको ये 2 घंटा वेस्ट नहीं करना है। जिन लोगों के बैकलॉग्स है वो बैकलॉग को कवर करेंगे, जिनका बैकलॉग नहीं है पर थोड़ा कोई वीक पॉइंट है, कोई कंसेप्ट कमजोर है, वो उसको कवर करेंगे। जिनके टेस्ट नहीं देकर हुए हैं वो टेस्ट कवर करेंगे, रिवीजन लेक्चर्स देखेंगे। आप देखो रिवीजन लेक्चर मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का भी लगा दिया, आप नीचे देख सकते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और बायबैक का एक सिंगल लेक्चर है 1 घंटे 23 मिनट का। क्या बात कर रहे हो सर, 1 घंटा 23 मिनट में खत्म, पूरा खत्म। तो उसका भी रिवीजन लेक्चर लगा चुका है। जिसका सब कुछ हो गया है, मतलब कोई बैकलॉग नहीं है, रिवीजन लेक्चर भी देख लिया, टेस्ट पेपर भी देख लिया, वो लोग बैठकर वॉल्यूम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? मतलब अगले 13-14 दिन आपका कोई होमवर्क नहीं है एडवांस्ड अकाउंटिंग में। इसके अलावा 5 दिन आपकी क्लास नहीं है इंक्लूडिंग संडे। अगले संडे मतलब
18, 19, 20, 21, 22, 5 दिन आपकी क्लास नहीं है। ये 5 दिन क्लास का जो ड्यूरेशन है 2 घंटा, वो भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब आप सोचो कितना समय है आपके पास। तो अब 27th के बाद, मैं आपको अभी बता रहा हूं, 27th के बाद मैं यहां पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टॉपिक चालू करने वाला हूं, जो कि काफी बड़ा टॉपिक है एंड सो कॉल्ड डिफिकल्ट टॉपिक है। मेरे बच्चों को डिफिकल्ट नहीं लगता है, मेरे बच्चे तो मैनेज कर लेते हैं। तो अगर वो टॉपिक लाइव अटेंड करना चाहते हो, ईमानदारी से अटेंड करना चाहते हो, तो सभी बच्चों को मैं कहूंगा कि प्लीज आप अपने बैकलॉग्स ना रखें, ठीक है। ये मैसेज मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा और आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, वापस मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। गुड डे ऑल ऑफ यू।